नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला है न्यूज 18 प्राइम का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं न्यूज 18 प्राइम की। सबसे पहले खबर संभल से देंगे, जहां पर 24 नवंबर को हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम आज संभल से मुरादाबाद रवाना हो गई। और इस टीम ने हिंसा के प्रभावित इलाकों का मुआयना किया, शाही जामा मस्जिद का भी जायजा लिया और पहले दिन की जांच के बाद टीम ने घटनास्थल के बारीकी से निरीक्षण करने के बाद स्थानीय प्रशासन से जानकारी जुटाई। वहीं संभल बवाल पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा की जांच पूरी हो गई है। शासन की तरफ से गठित की गई न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल पहुंची। सबसे पहले न्यायिक जांच आयोग की टीम जामा मस्जिद इलाके में पहुंची और वहां लोगों से बातचीत की। इसके बाद टीम मस्जिद के अंदर गई। करीब 15 मिनट मस्जिद के अंदर ही रही और फिर मस्जिद से निकलकर संभल कोतवाली पहुंची। कोतवाली के अंदर जांच के बाद टीम हिंसा वाली जगह पर गई। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में टीम ने लोगों से बातचीत की। जांच पूरी हो गई, जांच अभी चलेगी, 2 महीना चलेगी। 2 महीने में रिपोर्ट आप लोग सौंपेंगे। रूटीन काम के बाद न्यायिक जांच आयोग की टीम कुछ देर गेस्ट हाउस में रुकी और फिर वहां से रवाना हो गई। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से बाहर निकल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे टीम के जो सभी मेंबर हैं, तकरीबन आधा घंटा जो टीमों ने यहाँ पर बैठकर मंथन किया। उसके बाद सभी अधिकारी, कमिश्नर, एसपी और डीएम के साथ साथ सर कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। संभल में मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील का बयान सामने आया है। हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा ने कहा कि दोबारा सर्वे की मांग नहीं की गई है। सर्वे कंप्लीट हो गया है। सर्वे के दौरान परेशानियां आईं। मस्जिद में कोई गड्ढा नहीं खोदा गया था। फोटो खींचने के लिए वजूखाने का पानी निकाला गया था। 10 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट दाखिल होगी। सर्वे कंप्लीट हो गया। अच्छा, किसी भी तरह की क्या परेशानी आई थी सर्वे के समय में? क्या देखिए, सारे फोटो और जितने यूट्यूब पे चल रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है। जो परेशानी आई थी, तभी तो पुलिस सर सर्वे में बेसिकली हुआ क्या, मतलब किस तरह की फोटोग्राफी थी जी, वीडियोग्राफी थी, और उसके अलावा कोई सैंपलिंग या सॉइल सैंपलिंग वगैरह कुछ भी नहीं? तो फिर ये वजू का पानी बाहर निकाला जा रहा है या गड्ढे खोदे जा रहे हैं जिस तरह पे बाद में? नहीं, ये सब भ्रामक खबरें हैं। कोई गड्ढा नहीं खोदा गया। वजू का पानी तो इसलिए निकाला गया था कि उसकी वजू खाने की फोटोग्राफी करनी थी। संभल हिंसा में 50 और उपद्रवियों की पहचान हुई है। उपद्रवियों के पोस्टर लगाने की तैयारी है। अब तक कुल 300 उपद्रवियों की पुलिस ने पहचान की है। संभल में जामा मस्जिद पर एएसआई का कंट्रोल नहीं है। स्थानीय लोगों ने मस्जिद पर कब्जा कर रखा है। एएसआई को अपनी ही संपत्ति का निरीक्षण नहीं करने देते हैं। वहीं मस्जिद में निर्माण कर मस्जिद के मूल रूप को बदल दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिए गए एएसआई के हलफनामे में हुआ। संभल हिंसा पर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। ये हमारी सरकार, खासकर योगी जी की सरकार चाहती है कि वहाँ शांति बनी रहे, लोगों को राहत मिले, किसी का काम नहीं रुके, सारे कार्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जानबूझ के कराया गया दंगा था। अब ये अखिलेश यादव ही जाने, वो कह रहे हैं तो उन्होंने ही कराया होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं। बागपत पहुंचे शिवपाल यादव ने संभल हिंसा को लेकर बयान दिया है कि बीजेपी मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार कर रही है। सरकार ने जानबूझकर दंगा करवाया। कराया है। अगर प्रशासन के लोग समझदारी से काम कर जाए तो ये दंगा नहीं होता। और इस दंगे में पुलिस प्रशासन की गोली। संभल में भले ही अब हालात बदल रहे हैं और बवाल के बाद अब अमन चैन लौट रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजी भी जारी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर इंदौर में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में हिंदू एक होगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। हिंदू संस्कृति और विरासत को बचाएं। दोबारा हिंदुत्व की स्थापना होनी चाहिए। एआई के बाद एचआई की भारत में जरूरत है, यानी हिंदू इंटेलिजेंट की भारत में जरूरत है। हिंदुत्व की स्थापना, उनकी यात्रा जारी रहेगी। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में हिंदू एक होगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। हिंदू संस्कृति और विरासत को बचाएं। दोबारा हिंदुत्व की स्थापना होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा कि अब एआई नहीं चलेगा, अब एचआई यानी हिंदू इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट चलेगा। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होगी। यही हमारा उद्देश्य है। जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो अलख हिंदुओं में जगाने का बीड़ा उठाया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बाबा बागेश्वर ने हर हिंदू के खून में उबाल लाने तक सड़क पर इसी तरह उतरने का फैसला किया है। इसको आगे बढ़ाते हुए बाबा ने इंदौर में हिंदू युवाओं के साथ संवाद करते हुए उनको सनातन रक्षा संकल्प दिया। साथ ही हिंदुओं के खून में उबाल लाने की बात कही। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। विपक्ष ने बाबा बागेश्वर के बयान पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, इस तरह के बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य में सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में, वो भी विश्वास नहीं रखती संविधान में। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, हिंदू राष्ट्र ये संविधान से चलने वाला देश है, सर्वधर्म संभाव से चलने वाला देश है। ये हमारे यहाँ सबके लिए जगह है और ये कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कटोगे बटोगे, एक है तो सेफ है। ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी बयान है। देखिए, जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण रूप से नहीं हुई है। एआई आधुनिकता का प्रतीक है, वैज्ञानिकता का प्रतीक है और तमाम सारे इंफॉर्मेशन का प्रतीक है। उसका दुष्प्रयोग भी लोग करते हैं, लेकिन एचआई की बात जो कह रहे हैं उसका सिर्फ एक ही प्रतीक है, देश की बहुसंख्यक आबादी दान चढ़ाएगी। और जो कुछ उनकी तरह के लोग कथाकार हैं, जो तमाम तरीके के क्रियाकलापों में रहते हैं, जिनका वो व्यापार की तरह है, तो निश्चित तौर पे वो व्यापार करते नजर आएंगे। बाबा बागेश्वर का संदेश साफ है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हर सनातनी को तैयार रहना होगा। अगर संगठित नहीं रहेंगे तो हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। वहीं विपक्ष बाबा के बयान को भड़काऊ बताकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, ऐसा कहना है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। देश भर में जनगणना, जाति गणना को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा है और इसे लेकर हमेशा मुद्दा बनाया जा रहा है। और अब इसी जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताई है। उन्होंने मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का हवाला देकर 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। जनसंख्या कमी होते पर चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक असं सांगतं
की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले, 2.1च्या खाली येतात. मोहन भागवत ने कहा कि मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस कहती है कि जब किसी समाज का प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो धीरे धीरे धरती से गायब हो जाती है. प्रजनन दर का 2.1 से नीचे जाना चिंता का विषय है, इसलिए हमें 2 या 3 से ज्यादा बच्चे चाहिए. 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे. मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया है. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लगातार संविधान के खिलाफ काम कर रही है और अब ये लोग मनुस्मृति वाला कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं. देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम होगी. मोहन भागवत का कहना है कि कई भाषाएं और समाज प्रजनन दर में कमी के कारण समाप्त हो गए हैं. उन्होंने जनसंख्या नीति का हवाला देते हुए कहा कि यदि देश को स्थिर रखना है तो प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 बच्चों की आवश्यकता है. बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने उनके बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि समाज में संतुलन बेहद जरूरी है, लेकिन तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए. समाज का संतुलन बना रहना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए. ये सभी लोग चाहते हैं इस देश में कि तुष्टीकरण का काम नहीं हो. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि वो फैमिली प्लानिंग को अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं है. हालांकि मोहन भागवत और आरएसएस के विचारों से ये साफ है कि वो देश में इस विषय पर चर्चा बढ़ाने और जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. भागवत के इस बयान ने एक बार फिर से जनसंख्या असंतुलन और उसकी चुनौतियों पर गंभीर बहस छेड़ दी है. न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट. जिसका डर था वो शुरू हो चुका है. हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच फिर से जंग छिड़ गई है. युद्ध विराम एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया. युद्ध विराम के तीसरे दिन से ही हिजबुल्लाह और इजरायली सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी है. हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासमी ने डंके की चोट पर कहा है कि हिजबुल्लाह जंग जीत गया है और इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हमलों का सामना नहीं कर पा रही है. ये रिपोर्ट देखिए. हिजबुल्लाह पर हमला, इजराइल का सीज फायर युद्ध. जिसका डर था वो शुरू हो चुका है. हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच फिर से जंग छिड़ गई है. युद्ध विराम एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया. युद्ध विराम के तीसरे दिन से ही हिजबुल्लाह और इजरायली सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी है. हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने डंके की चोट पर कहा है कि हिजबुल्लाह जंग जीत गया है और इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हमलों का सामना नहीं कर पा रही है. अब सबसे ताजा खबर यह है कि एक बार फिर से इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भयानक हवाई हमले किए हैं. जीत गया हिजबुल्लाह, चीफ नईम कासिम का दावा. इस जंग के दौरान इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई एयर स्ट्राइक की. हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों में इजरायली सेना ने लंबे समय से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह, 2 नए चीफ, कई कमांडर और कई आतंकियों को भी ढेर किया है. पिछले 2 महीनों से इजरायली सेना ने लेबनान में हवाई हमले तेज किए हुए हैं. हालांकि हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का दावा है कि इजराइल जंग हार गया है. पिछले साल से चल रही हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में पूरे लेबनान में आतंकी संगठन के
12,500 ठिकानों पर हवाई हमले हुए। इन हवाई हमलों के जरिए इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की हमला करने की क्षमता को बेहद कम कर दिया। बड़ी संख्या में उनके हथियार नष्ट कर दिए, उनके कई अहम यूनिट्स को तबाह कर दिया, उनके ज्यादातर व्हीकल्स को तहस नहस कर दिया। इस तरह इजरायली सेना ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को इस जंग के दौरान बर्बाद कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 4,000 लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन हिजबुल्लाह के ताजा हमलों से साबित हो चुका है कि हमास और हिजबुल्लाह जंग किसी भी कीमत पर नहीं रोकेंगे। जरा देखिए गजा में क्या चल रहा है। जरा इजरायली सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमले का ये वीडियो देखिए। 8 महीने में 8वीं बार मध्य गजा में अल-अक्सा अस्पताल के परिसर में बम और रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि दीर अल बलहा में अल-अक्सा अस्पताल के बाहर लोग हमले होते ही बदहवास होकर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर की गोलीबारी से जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी है। मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों के टेंटों पर हमले किए हैं। मध्य गजा में हुए इस हमले में साफ देखा जा सकता है कि तंबू जल रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। लोगों ने दावा किया है कि इस हमले में कुल 12 लोग मारे गए हैं। 422 दिन की जंग, भूख से मर रहा गजा। पूरी गजा पट्टी में हो रहे हमलों पर ना तो कोई सवाल पूछने वाला है और ना ही कोई जवाब देने वाला। हालात बद से बदतर हैं। जरा ये वीडियो देखिए। भूखे फिलिस्तीनी एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीरें गजा में दीर अल बलहा इलाके की हैं, जहां सैकड़ों लोग एक रोटी हासिल करने के लिए जुटे हुए हैं। भूखे पेट रोटी के लिए भयंकर धक्का मुक्की करते ये फिलिस्तीनी 422 दिन से ज्यादा की जंग में इतने ज्यादा बेबस और लाचार हैं कि कई फिलिस्तीनी भूख से मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास और फिलिस्तीनियों के हमदर्द बनने वाले कतर और मिस्र जैसे देश इस पर मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। यहाँ रोटी की इतनी ज्यादा जरूरत है कि रोटी बनाने के लिए मशीनें तक लगा दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हर किसी को रोटी नहीं मिल पा रही है। गजा की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि 422 दिन से ज्यादा की जंग में अब फिलिस्तीनी एक एक रोटी के लिए जंग कर रहे हैं। كل المؤسسات الدولية إنها تنظرنا بنظر العطف إنهم يجيبوا لنا دقيق دخل مواد غذائية إلا لغزة. إحنا محرومين الخضرة، إن أكثر شهر ما بنشوف الخضرة ولا بنشوف حاجة ولا إشي، يعني صرنا زي الشمال. وبعدين المعبر نسكر له فترة كبيرة وبخشش عنا مواد غذائية. जरा इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया ये ड्रोन वीडियो देखिए। उत्तरी गजा के जबालिया का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। इस वीडियो में हजारों फिलिस्तीनी जबालिया छोड़कर भाग रहे हैं। जबालिया पूरी तरह से तबाह और बर्बाद नजर आ रहा है। लंबी कतारें लगाए हजारों फिलिस्तीनी बेहद बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इजरायली सेना ने इसी इलाके में पिछले 24 घंटे में दर्जनों हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इजरायली सेना का दावा है कि लगभग 20,000 फिलिस्तीनी इलाका छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 150 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है। हमास चीफ याहिया सिनवार की मौत के बाद से हमास की हालत खराब है और हजारों फिलिस्तीनी हमलों से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए भाग रहे हैं। इधर इजरायली सेना ने बचे कुचे हमास कमांडरों को भी तेजी से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप बहुत जल्द बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के ठिकानों पर बड़े और घातक हमले इजरायली सेना के साथ मिलकर कर सकते हैं। पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना के हमलों में गाजा पट्टी में 67 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें लगभग 1 दर्जन के करीब हमास लड़ाके और उनके कमांडर मारे गए हैं। सबसे ताजा हमले में इजराइल ने 27 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। खान यूनुस की एक इमारत में 13 लोग मारे गए हैं। इजरायली हमलों से सुरक्षित माने जाने वाले अल मवासी कैंप में इजराइल सेना ने सबसे भीषण हमले किए हैं। दावा किया गया है कि इजरायली सेना के एक हमले में हमास की हवाई इकाई के प्रमुख समर इस्माइल खादर अबू दक्का, हमास के सैन्य खुफिया मुख्यालय के प्रमुख ओसामा ताबिश और हमास के एक टॉप कमांडर ऐमान मबो को मार दिया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजराइल ने अल मवासी में अमेरिका निर्मित MK-84 बमों से हमला किया है। 907 किलो के अमेरिकी MK-84 बमों से ही हमास के 3 कमांडर मारे गए हैं। ايش داير بدهم؟ خلص ينهى. انا بدي هدنه، انا بطلب من كل الدول توقف معنا
احنا بنطلب هدنه، بدناش مساعدات يجيبوا لنا، بدناش اكل، احنا بدنا نعيش على المي معي، بس احنا بدنا هدنه. अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब हमास हार मानने को तैयार नहीं है तो फिर हिजबुल्लाह कैसे पीछे रह सकता है। नेतन्याहू भले ही सीज फायर की आड़ में हिजबुल्लाह और हमास का सफाया करना चाह रहे हों, लेकिन ये दांव इजराइल को उल्टा पड़ चुका है। फेंगल तूफान का असर अब सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं तूफान की तबाही में एक विमान भी डगमगा गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तूफान का असर, हवा में हिचकोले खाती फ्लाइट। फेंगल तूफान, एमपी छत्तीसगढ़ सावधान। समंदर में लहरों का शोर, फेंगल का जोर। दक्षिण भारत में तूफान की एंट्री हुई तो दहशत मच गई। फेंगल नाम के तूफान ने कोहराम मचा रखा है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में तूफान के कारण विमान सेवा पर असर पड़ा है। तेज हवाओं के चलते एक विमान रनवे पर सही से लैंड नहीं कर पाया। रनवे पर उतरने की कोशिश करते हुए विमान बार बार हवा में झूलता रहा। हवा इतनी तेज थी कि मुंबई से चेन्नई आ रही फ्लाइट हवा में हिचकोले खाने लगी। विमान लैंड नहीं कर पाया। रनवे पर उतरने की कोशिश करते हुए विमान बार बार हवा में झूलता रहा। हालांकि अंतिम क्षणों में पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को वापस टेक ऑफ कराने का निर्णय लिया और सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली। तूफान की आहट से सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी